तो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण बता रहा था। दो क्लासेज हिंदी व्याकरण में हुई है। एक में मैंने वर्ण विचार पढ़ाया था और दूसरे में हमने शब्द का अलग अलग तरीकों से जो वर्गीकरण है, शब्द विचार, वो बताया था। शब्द विचार के अंतर्गत ही आप लोगों को संधि और समास भी क्या करने हैं, पढ़ने हैं। और ये भी बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सक्षमता परीक्षा में अभी सिलेबस क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स है कि वो रहेगा ही, चाहे 1 to 5 की सक्षमता हो या 6 to 8 की हो या 9th-10th की हो। भाषा से आपको प्रश्न निश्चित रहेंगे। इसी तरह आपको सामान्य अध्ययन से कुछ प्रश्न जो है जरूर रहेंगे। बिहार से संदर्भित कुछ प्रश्न जरूर रहेंगे। पेडागोजी रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। तो जब तक सिलेबस सामने आती है तब तक हम लोग उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिसका सुनिश्चित है कि ये एग्जाम में रहेगा, उस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग समास को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, समास जो होता है वह दो पदों का मेल होता है। समास दो पदों का मेल होता है। एक सेकेंड, आप लोग रुक जाइए। तो समास में दो पदों का मेल होता है और किसी भी समास में जो दो पद होते हैं जिनके मेल से समासिक पद का निर्माण होता है, उनमें आपको जो पहला पद होते हैं उनको पूर्व पद कहा जाता है। जो बाद वाले पद होते हैं उसको उत्तर पद कहा जाता है। यानी पूर्व पद प्लस उत्तर पद मीन करके, तो पूर्व पद और उत्तर पद जो मिलते हैं, इस मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जो बनते हैं उसे हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। और फिर इस समस्त पद को यदि हम पूर्व और उत्तर पद में तोड़े तो उस तोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। कहने का मतलब है कि समास का उल्टा विग्रह होता है और विग्रह का उल्टा समास होता है। ठीक है। जैसे कि आपको राजकुमार है, तो राजकुमार, राजकुमार जो है एक समस्त पद है, समासिक पद है। और जब इनका हम विग्रह करते हैं तब यह राजा और कुमार में क्या होता है, टूटता है। राजा का कुमार, तो इसमें राजा जो है वह पूर्व पद हो गया और कुमार जो है उत्तर पद हो गया, बाद वाला पद हो गया। समास के मुख्य रूप से आपको 6 भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। एक होता है तत्पुरुष समास,
एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है बहुव्रीहि समास, एक होता द्विगु समास, एक द्वंद्व समास और एक अव्ययी भव समास। हालांकि आजकल कुछ व्याकरण की किताबों में नत्र समास एक समास का 7वां भेद भी आपको दिया हुआ रहता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि अव्ययी भव समास हम किसको कहेंगे। तो अव्ययी भव समास का वैसे परिभाषा होता है कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, यानी जिसका प्रथम पद प्रधान हो या अव्यय हो उसे हम अव्ययी भव समास कहते हैं। लेकिन इस आधार पर अव्ययी भव समास को पहचानने में हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है? प्रति पर सम अनु यथा बी बे आ नी, यानी आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रति पर सम अनु यथा बी बे आ नी, प्रति पर सम अनु यथा बी बे आ नी। ये सब यदि प्रथम पद के रूप में रहे तो हम सीधा कह देंगे कि वह अव्ययी भव समास का उदाहरण है। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रति उत्तर, पर से परोक्ष, सम से समक्ष, अनु से अनुचर, यथा से यथाशक्ति, यथासंभव, यथासाध्य, बी से व्यर्थ, बे से बेकार बेकाम, आ से आजीवन आमरण न। तो ये सारा जो है यदि प्रथम पद के रूप में रहे, प्रति पर सम अनु यथा बी बे आ नी, तो हम कहेंगे कि यह अव्ययी भव समास का उदाहरण होगा। ठीक है। वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए प्रत्यक्षा है तो प्रति जोड़ अक्षा, इसमें प्रति है न। इसी तरह यथामति है तो यथा है, बेशक में बे है न, आ है, प्रति है, प्रति है, प्रति है, यथा है, प्रति है, प्रति है, प्रति है। ये सारा देख रहे हैं ना। इसी ट्रिक पर आप सीधा पहचान जाइएगा कि यह अव्ययी भव समास का उदाहरण है। प्रति पर सम अनु यथा बी बे आ नी। ठीक है। तो इनको हम ये सब उपसर्ग यदि रहे, ये सब यदि पहले पद में रहे तो वह अव्ययी भव समास का उदाहरण होता है। इनके अलावे आपको जैसे कि यहाँ पर भला बुरा दे दिया है लेकिन ये नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। सहर्ष न, एक एग्जाम्पल अतिरिक्त है कि 100 उपसर्ग भी पहले जुड़ा हुआ रहे तो वो भी आपको अव्ययी भव समास का क्या होता है? उदाहरण होता है। अव्ययी भव समझ रहे हैं आप लोग? बताइए, फिर तब आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ रहे हैं तो फिर कहिए, फिर से बताएंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं किस पर? द्विगु समास पर। यह तो सबसे आसान है पहचानना न। द्विगु समास को पहचानना सबसे आसान है। संख्या पूर्वो द्विगु, यानी जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, वह द्विगु समास का क्या होता है? उदाहरण होता है। जैसे तिरंगा है, 3 रंगों का समाहार या समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह।
दोपहर, दोपहर का समूह या समाहार, सप्तर्षि, नवग्रह, यानी जब भी कोटि में करोड़ होता है, करोड़ों माथे न, पंचवटी, चौमासा, दसमुख, जब भी आप पहला पद देखे संख्या का बोध कराए तो वह आपको द्विगु समास होता है। कभी कभी आपको पूछ देता है कि चौराहा का सही विग्रह क्या होगा, तो जब भी द्विगु समास है तो उनका जो विग्रह होगा वह का समूह या समाहार, का समूह या समाहार। जैसे सप्तर्षि का विग्रह क्या होगा, सात ऋषियों का समूह या सात ऋषियों का समाहार। ठीक है, इस तरह से इनका क्या होगा, विग्रह होगा। तो द्विगु समास पहला पद संख्या का बोध कराएगा। इनके बाद द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि बीच में हाइफन लगा रहेगा और दो अलग अलग पद रहेगा, उल्टा पद रहेगा, दो अलग अलग टर्म रहे या बीच में क्या लगा हुआ रहे, हाइफन का चिन्ह लगा हुआ रहे, तो वह किसका उदाहरण होता है, द्विगु समास का उदाहरण होता है। जैसे ऊंचा नीचा, सुख दुख, भला बुरा, भला बुरा उसमें भी दे दिया था तो हम क्रॉस किए थे, लेना देना, रुपया पैसा, दान चावल, माता पिता। ठीक है, तो बीच में जब ये हाइफन का चिन्ह रहे और दोनों तरफ दो पद रहे, दोनों पद प्रधान हो, तो वह आपको द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जैसे आपको दे देगा फंसाने के लिए, कहेगा रात रात, कहेगा किस समास का उदाहरण है, तो जब एक ही पद दो बार रहे और बीच में हाइफन रहे तब वह अव्ययी भाव का उदाहरण होता है। ध्यान दीजिएगा, एक ही पद दो बार रहे और बीच में हाइफन का चिन्ह रहे तब वह अव्ययी भाव का उदाहरण होता है। लेकिन दोनों अलग अलग पद हो और बीच में हाइफन का चिन्ह रहे तब वह किसका उदाहरण होता है, द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। जैसे कहीं पर आपको दे देगा दीनों दीन, दीनों दीन, दीनों दिन को हम दीन दीन भी लिख सकते हैं ना, एक ही पद दोनों के रूप, दोनों दो बार है, सेम टर्म दो बार है, तब वह किसका उदाहरण होगा, अव्ययी भाव का। लेकिन वहीं दिन रात रहे ना, दिन आ रात, तब वह फिर किसका उदाहरण हो जाएगा, द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा। यानी अलग अलग पद रहे बीच में हाइफन का चिन्ह है तो द्वंद्व का उदाहरण होगा, और यदि सेम पद रहे तो वह अव्ययी भाव का उदाहरण होगा। हाँ, द्वंद्व समास में जब भी विग्रह होता है तो और लगा करके विग्रह होता है, जैसे अस्त्र शस्त्र, तो अस्त्र और शस्त्र। इनके बाद है आपको बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है, तो जो समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को क्या करे, धारण करे, तो वह बहुव्रीहि समास है। आप लोग बचपन से याद किए होंगे और पढ़ा रहे होंगे बच्चे को, जो हिंदी पढ़ाते होंगे, कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, यानी विशेष अर्थ जो लाए आपको, वो आपको द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका गणेश जी, बीना पानी जिसके हाथ में बीना है अर्थात सरस्वती जी, तो ये आपको बहुव्रीहि समास है ना। तो अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये चार को समझ गए। इसके बाद है कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है, या तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है, या पहला पद दूसरे पद का उपमा देता है ना, विशेषण विशेष के रूप में या उपमा उपमेय के रूप में आपको कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ आपको चरण की उपमा जो है वह किससे दी गई है, कमल से दी गई है। कनक लता, कनक के जैसा लता, यानी लता की उपमा यहाँ कनक से दी गई है, स्वर्ण से दी गई है। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी उपमा उपमेय रहे तो भी आपको कर्मधारय होगा,
या पहला पद दूसरा पद का विशेषता बतलाए। जैसे घन श्याम, श्याम माने बादल, और बादल किसके जैसा? श्याम मीन्स काला, काला किसके जैसा? घन माने बादल के जैसा। महात्मा, महान आत्मा, आत्मा का विशेषता बता रहा है महान शब्द, तो वह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। और इनके बाद बाकी जो बच गया वह आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण सब देख लीजिए, जैसे कि देववासी, तीर्थराज, घुड़दौर, राजकमल, पाठशाला, न राजपूत, चीरी मार, ये सब तत्पुरुष समास का क्या होता है? उदाहरण होता है। ठीक है। अब समास पर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों को। पहला प्रश्न आप लोगों से है, समास का विपरीतार्थक क्या होगा? बताइए। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है विग्रह। समास का विपरीतार्थक विग्रह। तो ये भी बता दीजिए, संधि का विपरीतार्थक क्या होगा? समास का विग्रह, तो संधि का विपरीतार्थक नहीं, संधि का पूछ रहे हैं। संधि का विपरीतार्थक विच्छेद। स्क्रीन पर जो हम लिख रहे हैं उसको देख रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। समास का उल्टा विग्रह हुआ तो विग्रह का उल्टा समास हुआ। संधि का उल्टा विच्छेद, विच्छेद का उल्टा संधि। यहां पर हम लिख रहे हैं दो वर्णों का मेल, और यहां पर लिख रहे हैं दो पदों का मेल। ठीक है। तो बताइए दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? बिल्कुल, दो वर्णों का मेल संधि, दो पदों का मेल विच्छेद। ठीक है। सॉरी, दो दो पदों का मेल समास। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आजीवन, आजीवन किस समास का उदाहरण होगा? बिल्कुल, अभी हम बताए हैं कि प्रति, पर, सम, अनु, यथा, बी, बे, आ, नी, ये सब लगा रहे तो वह अव्ययी भाव का उदाहरण होता है। तो यहाँ आजीवन है, जीवन में आपको जीवन एक पद है, उसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है आ, तो यह किसका उदाहरण होगा? अव्ययी भाव का। यानी प्रति, पर, सम, अनु, यथा, बी, बे, आनी जब ये रहे तो वह अव्ययी भाव का उदाहरण होगा। बेकार किसका उदाहरण होगा? बिल्कुल, बे है लगा हुआ तो अव्ययी भाव का उदाहरण होगा। यथासाध्य, ठीक है, अव्ययी भाव का उदाहरण होगा। अच्छा, वह तिल तिल कर मर गया, वह तीन तीन कर जल गया। ठीक है।
यहाँ तीन तीन में कौन सा समास है? एक ही पद दो बार आ रहा है, अभी हम बताए थे कि एक ही पद दो बार आए और बीच में हैफन का चिन्ह रहे तो वह किसका उदाहरण होता है? अव्ययी भौ का। न लेकिन वहीं रहे, वह दिन रात पढ़ता है, वह दिन रात पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग पद है, बीच में हैफन का चिन्ह है, तो यह किसका उदाहरण होगा? द्वंद्व का। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, दाल रोटी, दाल रोटी का विग्रह क्या होगा? पहला ऑप्शन है दाल या रोटी, दूसरा ऑप्शन है दाल और रोटी, मेरे को दाल और रोटी, यानी द्वंद्व समास में जब भी विग्रह होता है तो वह आपको और के अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? और के अर्थ में। अच्छा, ये बताइए, दशानन, दशानन जो है, इसको आप छह भेद जो बताए हैं उसमें दो भेद के अंतर्गत आप दशानन को रख सकते हैं। वह दो भेद कौन कौन सा है? चलिए, एक तो बहुव्रीहि के अंतर्गत रख सकते हैं, बहुव्रीहि और बहुव्रीहि और द्विगु, ना संख्यावाचक है, तो आप इसको द्विगु के अंतर्गत भी रह सकते हैं। और आपको बहुव्रीहि के अंतर्गत भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि यह विशेष अर्थ देता है। अच्छा, पंकज जो है वह किस समास का उदाहरण होगा? पंकज, पंक जोर जौ, जो कीचड़ में जन्म लेता है, अर्थात कमल। ठीक है, तो यह आपको बहुव्रीहि का उदाहरण होगा। अच्छा, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, यह किस समास का उदाहरण होगा? कृष्ण सर्प, यानी सर्प तो संज्ञा हो गया, उसका विशेषता बता रहा है काला रंग, तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? कर्मधारय का ना। सर्प का विशेषता बतला रहा है काला रंग, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, पाठशाला, पाठशाला किसका उदाहरण होगा? पाठशाला, पाठ का शाला, तत्पुरुष समास। न राजपूत, राजा का पूत, तत्पुरुष समास। चीरी मार, चिड़िया को मारने वाला, तत्पुरुष समास। तो अब एक बार जो है, जो लेट से जुड़े होंगे क्लास में, वो एक बार जो है रिकॉर्डिंग देख लेंगे, या आप लोग पीडीएफ यदि अब एक बार पढ़ लीजिएगा जो क्लास रेगुलर किए हैं, तो तत्व ये समास उनको जो है समझ में आ जाएगा। और आगे बताइए, आप लोगों का क्या सब हाल चाल है?
सबका बढ़िया है ना। ये ठंडी में आप लोग रहते हैं 5 बजे तक स्कूल में कि? साइलेश जी हंस रहे हैं। हाँ, कितनों बड़का कोई साहब रहेगा तो मास्टर ही रहेगा। चलिए ठीक। अब कुछ अतिरिक्त हम लोग सामान्य अध्ययन से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, चंद्रमा पर दो व्यक्ति जो है बात नहीं कर सकते हैं, इनका क्या कारण है? बिल्कुल, वहां पर हवा नहीं है, ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए पदार्थीय माध्यम चाहिए। यानी ध्वनि या तो गैस में चलेगी या द्रव में या ठोस में। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है, इसीलिए दो व्यक्ति बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि चाय से जो चाय पत्ती आप अलग करते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा? निस्तारण के द्वारा, निस्यंदन के द्वारा? न, ऑप्शन में एक है निस्तारण, दूसरा ऑप्शन है निस्यंदन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पन। सही उत्तर निस्यंदन हो जाएगा। निस्यंदन माने होता है छानना। ठीक है। अच्छा, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस? बिल्कुल, मैग्नीशियम इनका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, दूध को हम किस प्रक्रिया के द्वारा अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल, पाश्चरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। अच्छा, बच्चे को डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका, तो वह 3 रोगों से बचाव के लिए, एक डिप्थीरिया से बचाव के लिए, टी से टिटनस से बचाव के लिए, और पी से मतलब किस रोग से बचाव के लिए? बिल्कुल, पी मतलब काली खांसी। ना, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अच्छा, बीसीजी का जो टीका बच्चों को दिया जाता है, वो किस रोग से बचाव के लिए? बिल्कुल, जिसको आप टीबी कहते हैं या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी होता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, या जिसको आप क्षय रोग कहते हैं, यक्षमा कहते हैं, सब एक एक का अलग अलग नाम है।
ना। इससे बचाव के लिए बीसीजी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। अच्छा, आपके वर्ग में एक बच्चा है, ठीक है, वह हमेशा अपने में खोया हुआ रहता है, मतलब बिल्कुल अलग थलग, अ, अन्य बच्चों से वह किसी तरह का जो है मेल मिलाप नहीं रखता है। तो वह बच्चा किस चीज का शिकार हो सकता है, पता है आप लोगों को? विदाउट ऑप्शन। वह बच्चा जो है ऑटिज्म का शिकार हो सकता है ना। ऑटिज्म, जिसको कि स्वलीनता कहते हैं ना। यह एक तरह का आपको अधिगम अशक्तता है, और इस विकार से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वह सामाजिक सरोकार से कटाव रखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न आप लोगों से है कि दुनिया में महादेशों की संख्या 7 है। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर एशिया, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान बोलिए। ठीक है। 2 नंबर में अफ्रीका, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लिख रहे हैं। 3 नंबर में बिल्कुल 3 नंबर में उत्तरी अमेरिका, जिसमें अमेरिका और कनाडा ये देश सब है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। 4 नंबर में दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका 5 में, ठीक है। 6 में यूरोप, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे स्थान पर है यूरोप, और 7वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पहले स्थान पर एशिया, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें स्थान पर अंटार्कटिका, छठे स्थान पर यूरोप, और 7वें स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, ये पूरा का पूरा क्या है? बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुमूल्य और प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन भी है, ठीक है। तो अंटार्कटिका में कोई आदमी तो रहता नहीं है, कोई देश वेश वहाँ पर है नहीं, लेकिन हर एक देश जो भी डेवलप पर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर खोला हुआ है ना। तो हमारे देश भारत का भी जो है 2 गो वहाँ पर रिसर्च सेंटर है। एक का नाम मैत्री है, और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। एक का नाम मैत्री है और दूसरे का नाम दक्षिण गंगोत्री है। अच्छा, ये बताइए कि
किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? बिल्कुल, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अच्छा, ये बताइए, भारत का एक राज्य है जहां पर आपको खास प्रकार की जनजाति पाई जाती है और इस जनजाति में यह प्रचलन है कि शादी के बाद लड़का ही लड़की के घर विदा होकर के जाता है। ठीक है, तो बताइए वह जनजाति कौन है, किस राज्य का? नहीं, वह आपको मेघालय का जो गारो और खासी जनजाति है वहाँ पर आपको मातृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन है और वहाँ पर लड़की ही लड़कों के घर विदा होकर के जाती है। अच्छा, ये बताइए कि गद्दी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति जो है आपको हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। चलिए, ठंडा भी बहुत है, 40 मिनट का क्लास रहने दीजिए। एग्जाम का थोड़ा डेट भी घोषित कर दे ना तो और तब मन लगता है। ठीक।